तो एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन में हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए थिन लॉन्ग वायर एंड ए थिक लॉन्ग वायर। थिन लॉन्ग वायर के बाहर, थिक लॉन्ग वायर के अंदर भी, बाहर भी। एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाज सेम फॉर ए थिक वायर और ए थिन वायर व्हेन यू आर फाइंडिंग द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वायर। नहीं, म्यू आई बाई 2 पाई एक्स था, अंदर इट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ऐसे था। वेल, कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि अब 24 जैन को आ रहा है एंट्रेंस। नहीं, अभी हमारा कोर्स वेल एडवांस्ड है, क्लास 12 वाला कोर्स बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा एंट्रेंस नजरिया से भी थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं। सपोजिंग हम कहें कि यहाँ पे कोई एक, सपोज यहाँ पे कोई एक रिंग है ऐसा। अब ये बेंट वायर इज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग, वायर इज बेंट टू द फॉर्म ऑफ ए रिंग, और पता चला इस रिंग में यहाँ पर कुछ करंट घुस रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है। सपोज आई करंट इज एंटरिंग हियर, आई करंट इज कमिंग आउट हियर। क्या लिखेंगे? ए रेजिस्टेंस वायर was bent to form of a ring। ठीक है, वायर को बेंड करके रिंग बना दी, वायर को बेंड करके रिंग बना दी। और आप देख रहे हो कि इसकी along ए डायमीटर हम लोग कोई करंट को इंजेक्ट किए हैं और कोई करंट इधर से निकल के आया, दूसरी तरफ से इधर से घुसा, इधर से निकला। दिस इज द सेंटर। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस वायर है तो आधा करंट इधर से जा रहा होगा, आधा करंट इधर से जा रहा होगा, है कि नहीं? और दोनों मिलकर इधर से निकले। ए रेजिस्टेंस वायर वाज बेंट टू form of a ring and current I was injected as shown। पूछा क्या है? पूछा ये है कि बताओ फाइंड बी एट सेंटर। सेंटर में बी क्या होगा? रिंग का रेडियस वगैरह कुछ दिया नहीं है, आप मान सकते हो कुछ भी। तो सॉल्यूशन इज सो सिंपल, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो बन जाएगा। ऊपर वाला सेमी सर्कुलर पार्ट है, I/2 करंट जा रहा है, नीचे वाला भी सेमी सर्कुलर पार्ट है, वो भी I/2 करंट जा रहा है। मतलब इसके लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके लिए उतना ही मैग्नेटिक फील्ड होगा। ऊपर वाले पार्ट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे होगा? इनवर्ड होगा, जबकि नीचे वाले के लिए आउटवर्ड होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फील्ड विल बी 0। तो क्या लिखेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड्स at C due to the two halves are equal and opposite, so B at C is 0। आया समझ में? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन में ऐसा है कि हमारे पास एक रिंग है, ये एक रिंग है और
इस रिंग को हमने करंट दे रखा है, कैसे? नाउ यू आर इंजेक्टिंग द करंट समवेयर हियर, ऐसा, और निकल रहा है ऐसा। सपोज ये दिया गया है कि ये दोनों पार्ट जो है दे आर सबटेंडिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर। ये ऐसे दे रहा है थीटा यहाँ पे, और ये ऐसे जा रहा है, दिया है कि दिस एंगल इज थीटा। I/2 current is injected, or I current is injected, I current is coming out। पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर, ठीक है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। ए रेजिस्टेंस वायर was bent to form of a ring and a current was injected as shown। Find BC। सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चलिए अब इसको करते हैं। जब थीटा 180 डिग्री था, मतलब द पॉइंट्स डायमीट्रियली अपोजिट थे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर वाज 0, हम देख चुके हैं। अब क्या होगा? मैं कुछ नेमिंग करता हूँ। इस पॉइंट को A, ये B, यहाँ पर कोई एक पॉइंट को C और इस पॉइंट को D ऐसे मानता हूँ। पहला केस में डायमीट्रियली थे तो अपर हाफ लोअर हाफ का रेजिस्टेंस बराबर था, बराबर करंट जा रहे थे। नाउ द करंट विल बी डिफरेंट। एनीवे, मान लो कि इधर से करंट जा रहा है I1, इधर से करंट जा रहा है I2। तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट का रेजिस्टेंस को आप कहो R2 और इस पार्ट का रेजिस्टेंस को कहो R1। कुछ तो होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि लेंथ्स आर डिफरेंट। नाउ सॉल्यूशन में देखेंगे, हियर R1 और R2 पैरेलल में है कि सीरीज में? पैरेलल में। मतलब क्या बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा तो आप कहोगे I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, होगा ना? अब ये जो I1 है ठीक है। R1 कितना है? रो L बाई ए, रो बाई एरिया इंटू लेंथ। ये रिंग का रेडियस कितना है मालूम नहीं है, अस्यूम द रेडियस टू बी R। अगर रेडियस R है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? R थीटा। और इस केस में I2 इंटू रो टू R2 की जगह लिखेंगे रो बाई ए इंटू लेंथ। लेंथ कितना है? R इंटू दिस एंगल। ये एंगल कितना है भैया? 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या मिला? इट इज कमिंग आउट टू बी I1 इंटू थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। बाकी टर्म्स काट पीट गए। हाँ, ये भी समझ में आया, बढ़िया, सब समझ में आया। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द रिंग। Magnetic field due to I1, you call it B1C। B1C कितना है? B1C इज, हम मालूम है हमें, पूरा रिंग होता था तो मैग्नेटिक फील्ड होता था म्यू I बाई 2R, लेकिन ये पूरा नहीं है, एक हिस्सा है। कितना हिस्सा है? थीटा बाई 2 पाई। B1 एट पॉइंट C है ना, हम लोग निकाले। What will be B2 at point C? जो सेकंड रेजिस्टेंस है, सेकंड करंट है I2, उसके लिए B2 at C क्या बनेगा? B2 at C is again वही फॉर्मूला, म्यू I बाई 2R पूरा रिंग के लिए होता है, जबकि इसका एंगल है 2 पाई माइनस थीटा। सो 2 पाई माइनस थीटा। ये I2 लिखना चाहिए, यहाँ पर करंट I2 जा रहा था। ये I1 लिखना चाहिए, यहाँ पर करंट I1 जा रहा था।
2 पाई माइनस थीटा बाय 2 पाई। अच्छा, ये जो B1 एट C हम निकाले, सही तो निकाले हैं, कोई तकलीफ नहीं है, बट थोड़ा डायरेक्शन बताओ। निचले वाले पार्ट के लिए यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगा? आउटवर्ड होगा, सो इट इज आउटवर्ड। और B2 ऊपर वाले पार्ट के लिए इनवर्ड। हाँ, ये इनवर्ड हो गया। अब मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो 1 माइनस अदर करेंगे। B at point C is B1 at C minus B2 at C। B1 at C का वैल्यू देखा जाए तो इट वाज म्यू I1 थीटा बाय 2 पाई 4 पाई r। इट इज म्यू I1 थीटा बाय 4 पाई r। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। B2 के लिए क्या था? इट वाज म्यू बाय 4 पाई r इंटू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन हम पहले से देख चुके हैं कि I1 इंटू थीटा इज इक्वल टू I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं? ये हम देख चुके हैं, ये हम देख चुके हैं। तो क्या कहेंगे इसमें? उसी को डालेंगे। एज और फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 I1 थीटा और I2 2 माइनस थीटा 2 पाई माइनस थीटा बराबर है। देखो तो यहाँ पर क्या है? म्यू बाई 4 पाई r गया कॉमन, म्यू बाई 4 पाई r गया कॉमन, अंदर है I1 थीटा माइनस I2 इंटू 2 पाई माइनस थीटा। ये दोनों तो बराबर है। क्या हो जाएगा? मतलब नॉट नेसेसरली एट द डायमीटर, कहीं भी दो पॉइंट में इंजेक्ट करो, कहीं भी निकालो, मल्टीपल एट द सेंटर विल बी 0, याद रखना है। आया समझ में? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहां पर कोई एक सिलेंडर है। दिस इज व्हाट इज ए सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर है। दिस इज ए हॉलो सिलेंडर। मतलब ऐसा है, ये हॉलो सिलेंडर है। तो ये कोई एक हॉलो सिलेंडर है, आपको पता करना है इस हॉलो सिलेंडर में दिया है ऐसे कि ये हॉलो सिलेंडर है, और ऐसे दिया है इसमें एक हॉलो सिलेंडर है और इसमें कुछ करंट्स जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ऐसे जा रहे हैं। करंट इज पासिंग थ्रू दिस। सिलेंडर से करंट जाएगा तो इसे ही जाएगा, उसकी बॉडी से जाएगा। करंट इज गोइंग लाइक दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? यहां से करंट जा रहा है तो ऑब्वियसली इधर से करंट निकल रहा होगा, मतलब द करंट कमिंग आउट हियर इज लाइक दिस। I current is passing through a cylinder, hollow cylinder. समझ में आया? तो क्या लिखेंगे? I current passes through a hollow cylinder of radius r. तो थोड़ा इसको ऐसे लिखेंगे। करंट I से स्टार्ट करना अच्छा नहीं लगता है। करंट I passes through a hollow cylinder of radius r. Find magnetic field
सेंटर क्या या फिर एट द एक्सिस ऑफ सिलेंडर और ऑन द एक्सिस ऑफ सिलेंडर और इनसाइड द सिलेंडर, ऐसे लिखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो आप क्लियरली देख रहे हो कि हम एक हॉलो सिलेंडर की बात कर रहे हैं जिसमें ये हो गया उसका एक्सिस यहां तक गया है और इधर से ऐसे निकला है। इस एक्सिस से कुछ एक्स डिस्टेंस में हमें पता करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट कैरिंग सेक्शंस आर अराउंड इट थ्रू द सरफेस। चलो थोड़ा टॉप व्यू से देखते हैं कैसे दिखता है। If you see from the top view से देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये ऐसे दिख रहा है। हुआ यूं है कि ये थोड़ा सा ऐसा कर लो, यस, ये ऐसे दिख रहा है। करंट यहां से निकल रहा है, करंट यहां से निकल रहा है। कितना करंट? आई करंट निकल रहा है। अच्छा, आई करंट अगर निकल रहा है तो हमें पता ये करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड दिखना है। कंसीडर इन एम्पियर लूप ए क्लोज कंटूर C। नहीं, क्या है मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं है, जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा हर जगह क्योंकि सिमेट्रिकली लिया गया है। तो कंसीडरिंग ए क्लोज कंटूर ऑफ रेडियस x v dot dl closed loop integration is equal to mu into I associated, है कि नहीं? ये होगा, जो भी होगा B का मैग्नीट्यूड हर जगह बराबर होगा और हमें ये भी मालूम नहीं कि कौन सा डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर टेंजेंट होगा कि इधर होगा कि कैसे होगा, क्या है मालूम नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसे होगा तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, है कि नहीं? सिमेट्री से पता चल रहा है। अच्छा, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं B1 डॉट BN1 DL1 cos थीटा B2 DL2 cos थीटा, ऐसे सबको निकालो और जोड़ो, LHS मिल जाएगा। दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू I एसोसिएटेड। I एसोसिएटेड क्या है? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द लूप। अब इसके अंदर से क्या करंट जा रहा है? सारा तो बाहर से जा रहा है, अंदर से क्या जा रहा है? जीरो। सो दिस क्वांटिटी कम्स आउट टू बी जीरो। ये क्वांटिटी क्या बन गया? जीरो, क्योंकि लूप के अंदर से कोई करंट नहीं जा रहा है। अब आपको मालूम है कि B1 B2 B3 B4 सबका मैग्नीट्यूड बराबर है सिमेट्री से, तो B विल गो कॉमन, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी को डिवाइड करो तो बन गया जीरो। इसका मतलब B क्या हो गया? जीरो। सो अंदर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड होगा जीरो। जैसे कोई चार्ज्ड होलो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो था, यहाँ पर होलो सिलेंडर के अंदर, करंट कैरिंग होलो सिलेंडर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ में आया क्या? तो आप कहोगे B इज जीरो। काफी बार आया है, बहुत सारे इंट्रांसेस में आया है, तो थोड़ा सा कर लेने से बढ़िया है, इजी क्वेश्चन है। थोड़ा सा जगह बना देते हैं ताकि हम लिख पाएंगे इसको।
समझ में आया। तू इतना बड़ा रहेगा तो कैसे हम समाएंगे यहाँ पे। चल तू भी छोटा हो गया, बन गया 0। यस, क्योंकि हमें मालूम है फ्रॉम सिमेट्री B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B, तब कहोगे B इंटू DL1 cos थीटा प्लस DL2 cos थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। और हमें ये ऑलरेडी मालूम है, सिमेट्री से पता चल रहा है कि हर जगह ये B है, तो इसका मतलब B इज कमिंग आउट टू बी 0। क्या बात समझ में आया लॉजिक। B1 का वैल्यू भी B हो गया, B2 का भी वैल्यू B हो गया। कैसे? फ्रॉम सिमेट्री, बीच में रखा है सिर्फ। हुआ? आया समझ में सबको? अगला क्वेश्चन, सपोज हियर इज ए straight wire carrying a current inward. Here is a straight wire carrying a current inward. चलो मानते हैं कि दोनों में बराबर करंट जा रहा है, और this is the line joining them, and suppose this is a axis or bisector of the line joining them. हमें पूछा गया है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। टू पैरेलल वायर्स कैरी करेंट as shown, find B एट पॉइंट P। सब डाटा दिया हुआ है। चलो मानते हैं कि ये A है, ये A है, और ये डिस्टेंस x है। यहाँ से x डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आता है। P पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। P पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। चलो पहले हम सोचते हैं ये वाले कंडक्टर के लिए। हम कहेंगे कि I1 इज इक्वल टू I, I2 इज ऑल्सो इक्वल टू I, तो B1 B2 करने में आसान होगा। अब हुआ ये कि इसके चलते यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बायर्स-ऑर्ट लॉ, आइडियल क्रॉस R था, इट इज परपेंडिकुलर टू आइडियल एज वेल एज परपेंडिकुलर टू R, तो E बन जाएगा डिस्टेंस R, और जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, R को भी परपेंडिकुलर, आइडियल को भी परपेंडिकुलर, ये हो गया B1। क्या बात समझ में आ रहा है? कैसे? क्योंकि ऐसे जाएगा तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? और इसके लिए भी तो ऐसे ही घूम रहा है। तो आपको सोचना है और समझना है कि यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा, और दिखने में कैसे दिखेगा, दिखने में ऐसे दिखेगा, इसको परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस R, ये होगा B2। लेकिन सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये जितना होगा ये उतना ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? I1 के लिए B1, I2 के लिए B2, B2 इज परपेंडिकुलर टू R, दिस R। और कैसे, ये ऐसे घूम रहा है ना, तो यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर कैसे होगा? B2 के लिए सोचो, ऐसे जा रहा है, B2 ऐसा है ना अंदर की तरफ करंट, I2 इज लाइक दिस, तो ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी क्लॉकवाइज है। I2 के लिए जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज है, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, टेंजेंट टू द लाइंस ऑफ क्लॉक इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? मालूम नहीं ये एंगल कितना है, यू अस्यूम दिस एंगल टू बी थीटा। अगर आप इस एंगल को थीटा मानते हो तो आप होगे B एक पॉइंट P होगा, वो होगा B2 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा।
दैट इज 2b cos थीटा। सिमेट्री से पता चल रहा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्योंकि करंट बराबर है, डिस्टेंस बराबर है, नहीं? तो आप कहेंगे BP इज इक्वल टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसे रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट्स विल बी कैंसिलिंग आउट। उनका जो वर्टिकल कंपोनेंट्स रहेंगे B1 का कुछ ऐसा रहेगा और B2 का कुछ ऐसा रहेगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। B1y और B2y ये तो कैंसिल हो रहे हैं, B1y एंड B2y कैंसिल आउट, B1x प्लस B2x जुड़ जाते हैं। समझ में आया? सो BP here B1 is equal to B2 is equal to B let। आंसर को याद रखना है, असलियत में याद रखना है क्या इजी क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऐसे, ये याद रखना है। समझ में? मोर प्रोबेबल है कि दे आस्क यू दी एंट्रेंस की बात करें, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हियर, ऐसा 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 करके पूछ लेंगे, तो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। समझ में? अच्छा ओके। अब B1 B2 सब B है और B कितना है? B कितना है? म्यू आई बाय 2 पाई r है कि नहीं? r डिस्टेंस में स्ट्रेट लॉन्ग वायर है। अच्छा, सो B1 B दोनों बराबर होने के लिए हो गया 2b cos थीटा ट्वाइस ऑफ म्यू आई बाय 2 पाई r cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा है, जैसे ये एंगल थीटा है, थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पर समझने वाली चीज हुआ, ये B1 R के साथ थीटा एंगल कर रहा है, मतलब ये पूरा एंगल कितना है? 90 माइनस थीटा, है कि नहीं? है कि नहीं? पूरा एंगल है क्योंकि ये इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 होगा B1, सॉरी मैं इसको बोला हूं, ये B1 है, ये 90 है, तो ये अगर थीटा है तो ये है 90 माइनस थीटा, ठीक है ना? और वैसे भी ये थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अरे गड़बड़ हो गया, थीटा देखो, यहां पर ये थीटा है तो ये एंगल कितना है भाई? ये एंगल ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये और ये के बीच में एंगल क्या है? 90, तो ये एंगल कितना हुआ? थीटा। समझ में आया? कैसे हो रहा है थीटा? समझ में आया? ये और ये जो येलो लाइन है और ये रेड लाइन है, उनके ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो B1 और इसके बीच में एंगल हो गया 90 माइनस थीटा, जबकि B1 R के साथ 90 डिग्री करता है, तो ये एंगल है थीटा। अगर ये एंगल थीटा हो गया तो cos थीटा कितना हो जाएगा? cos theta is x by r, so it is coming out to be mu I x by pi r square, that is mu I x by r का वैल्यू क्या है? ये डिस्टेंस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट ओवर, तो r स्क्वायर होगा तो ये घात हो जाएगा mu x by a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। There is a rare chance that they will ask you for calculation, सिर्फ बोर्ड में पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? r की जगह r स्क्वायर हो गया ना, r स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बन गया फॉर्मूला। डायरेक्शन कैसे हो गया? b net is in some direction like this, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ b net is something like this। हाँ, ये बन गया B नेट। कितना बड़ा B है देख रहे हो? नेट B is something like this। समझ में आया? ओके। Now in the next question I am going to ask you what is the direction only, है ना? अब मैं यहाँ पे एक
एक वायर लिया हूं जो कि इनवर्ड करंट लेता है, यहाँ पे एक वायर लिया हूं जो कि आउटवर्ड करंट ले रहा है। आपको सोचना है और बताना है कि यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा समवेयर हियर अलोंग द एक्सिस, P पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या है? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ B एट पॉइंट P पॉइंट में पूछा है, क्या होगा बताओ? चलो सोचते हैं, दोनों के लिए फिर देखेंगे। ये I के लिए यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ऐसे, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा I के लिए वो इस लाइन को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड विल बी लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका B। इसके लिए जितना होगा इसके लिए भी वही होगा, बिकॉज डिस्टेंसेस आर सेम, करंट मैग्नीट्यूड्स आर सेम, डायरेक्शंस डिफरेंट होंगे। ये जो करंट है I, इसके लिए क्लॉकवाइज करंट हो रहा था, इसलिए ये ऐसे बना। ये जो I है इसके लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज बनेगा ऐसा, तो कुछ इस पॉइंट में टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस। मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है वो कुछ ऐसे बनेगा, इसको परपेंडिकुलर होके बनेगा, एंड यू विल आल्सो कॉल दिस एज B। दोनों B का कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे? X कंपोनेंट की Y कंपोनेंट, इसका X कंपोनेंट इधर को है, इसका X कंपोनेंट इधर को है, दे विल कैंसिल आउट। Resultant components will be in the direction of like this, जिसको आप कह सकते हो B net। ये B net कैसे होगा? B net will be like this। समझ में आ रहा है? मतलब कैसे भी पैरेलल वायर देंगे तो आप डायरेक्शन ऑफ B net बता सकते हो। तो कैसे होगा? इट विल बी डाउनवर्ड। समझ में आया? यस। बस फिगर में थोड़ा आपको ये दिखा दे तो अच्छा लगेगा। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। समझ में आया? और अगर कोई पूछेगा वैल्यू कितना है, वो भी निकाल सकते हैं, जैसे उसमें निकाले। ठीक है। नाउ वी शैल हैव the other derivations। B due to a solenoid, ठीक है, B due to a solenoid। CHSE वालों का यही आता है, मुझे नहीं मालूम क्यों आता है, इतना लेंदी है, ना टीचर को समझ में आता है ना स्टूडेंट को, रट्टा मार के दुनिया चल रहा है। B due to a solenoid। सोलेनॉइड है क्या चीज? सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक कोर है, आयरन कोर है, ऐसा आयरन बार है सोचो। अब इसके ऊपर हमने क्या किया? एक वायर घूम किया। कैसा वायर? ऐसा गया है, ठीक है। ऐसा करके एक वायर को इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया हूं। समझ में आया? ये जो अरेंजमेंट है इसको कहते हैं सोलेनॉइड। चल मेरी, इधर से करंट घुस रहा है, इधर से करंट निकल रहा है, एंड दिस इज व्हाट इज द सोलेनॉइड। ये है सोलेनॉइड। क्या चीजें समझ में आया? सोलेनॉइड इज नथिंग बट ए इलेक्ट्रोमैग्नेट। लेट अस फर्स्ट सी हाउ इट फंक्शंस।
हम कहाँ निकालना चाहते हैं? एट द सेंटर, ड्यू टू सोलेनॉइड एट द सेंटर। At the center, at the center, सोलेनॉइड की सेंटर में हम निकालना चाहते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम सोचते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है, काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। इन केस ऑफ ए सोलेनॉइड, ए वायर इज वुंड ऑन ए स्ट्रेट बार। अगर बार स्ट्रेट नहीं रहेगा, टेढ़ा रहेगा और रिंग बन जाएगा, उसको कहेंगे टॉरॉइड। कोई डिफरेंस नहीं। टॉरॉइड क्या है? एक रिंग रहेगा ऐसे, ठीक है ना, और उसके ऊपर ऐसे वायर वुंड रहेगा, इसको कहते हैं टॉरॉइड। सीधा रह गया तो सोलेनॉइड। ठीक है। पॉइंट नंबर 1, इट इज ए बार ऑफ magnetic material wound with on which a current carrying wire is wound। करंट कैरिंग वायर को इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिए हैं। पहला स्टेटमेंट हम लोग देखें, ये सोलेनॉइड को ऐसे करने से क्या होता है, हाउ इट बिहेव्स। चलिए देखते हैं। इफ आई टेक ए सोलेनॉइड, मेरे पास तो पेन नहीं है, पेपर नहीं है, जस्ट ए मिनट, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। ये साफ पेपर है, दे दो मेरा तेरा पेन। ये हो गया पेन। आपके लिए फटाफट तुरंत फैक्ट्री से मंगाया एक सोलेनॉइड। देखो अभी अभी बना है, फ्रेश से ताज़ा ताज़ा है, गरम गरम है। अब देखो ये हो गया सोलेनॉइड। देख लो इसमें करंट जा रहा है। नाउ द करंट इज गोइंग लाइक दिस। दिस इज आयरन बार ऑन व्हिच द वायर इज वुंड। आपकी तरफ से दिख रहा होगा करंट, दिख रहा है क्या? आर यू एबल टू सी द करंट हियर? अरे देखो देखो करंट जा रहा है, देखो 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 जा रहा है ना। हाँ, ये जा रहा है ऐसे। ये अगर ऐसे जाएगा तो ये घूम के आएगा, ऐसे जाएगा, ये घूम के आएगा, ऐसे जाएगा, है ना। हर एक वायर में करंट ऐसे जा रहा है। नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस ड्यू टू द फर्स्ट टर्न ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर। पहला टर्न कौन? ये वाला। इसमें करंट ऐसे जा रहा है। सोचो तो बाई राइट हैंड फिस्ट रूल, करंट ऐसे जा रहा है तो फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे घुस रहा होगा। मतलब यहाँ से फ्लक्स निकल के इधर से घुस रहा है। दूसरे के लिए यहाँ से निकल के यहाँ पे घुस रहा है। तो सोचो ये जोन में क्या हो रहा है, इसके लिए फ्लक्स घुस रहा है, इसके लिए फ्लक्स निकल रहा है। विल नॉट दे कैंसल आउट? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या मिलेगा? अगर ये दोनों का इफेक्ट को ऑल टुगेदर देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ से आ रहा है और घुस नहीं रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से घुस रहा है कि नहीं? अब इन दोनों के लिए यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है, तीसरे को जोड़ो, इसके लिए निकल के यहाँ पे घुस रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो लगेगा कि यहाँ से निकल के यहाँ से घुस रहा है। तो सारे की इफेक्ट को और जोड़ देंगे तो लगेगा कि फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर और ऐसे घूम फिर के आके इधर से घुस रहा है। तो दिस बिहेव्स एज ए मैग्नेट, है ना। तो दिस सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए मैग्नेट। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, हम लोग देखें यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, ऐसे करके आके इधर से घुस रहा है। एंड यू क्लियरली सी द करंट्स आर ऑल लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके गया है। यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है। मैग्नेट की केस में कहाँ से फ्लक्स निकलता है और कहाँ घुसता है? नॉर्थ पोल से निकल के थ्रू एक्सटर्नल मीडियम साउथ पोल में जाता है। थ्रू द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाता है। इनसाइड द मैग्नेट इट इज साउथ टू नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट इट इज नॉर्थ टू साउथ। हम लोग देखे दे ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। मतलब ये नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है और यहाँ पर करंट ऐसा है ना। हर जगह करंट ऐसा है।
और ये नॉर्थ पोल जैसे बिहेव कर रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचो, यहाँ पे करंट ऐसा है और ये नॉर्थ पोल है, इधर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा करंट, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? इमेजिन करो कैसे दिखेगा। यहाँ से देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ से देखोगे तो कैसे दिखेगा? अरे देखो इधर से देखो, इधर से देखो, करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब जो फेस में एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है वो नॉर्थ पोल बिहेव करता है, जो फेस में क्लॉकवाइज करंट जा रहा है वो साउथ पोल बिहेव करता है ना। तो पूरा चीज को फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। ये सारा करंट ऐसे 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 होके गया है, वायर थिन वायर बनाया, आपको दिखता है नहीं दिखता क्या मालूम, करंट का डायरेक्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना। तो इसमें क्या है कि करंट ऐसे घुस रहा है और ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे आया, और ये सारे की इफेक्ट के चलते इट अपीयर्स एज इफ द लाइंस ऑफ फ्लक्स आर कमिंग आउट फ्रॉम हियर, ऐसे करके इधर से आ रहे हैं, या फिर ऐसे करके इधर से आ रहे हैं, ऐसे करके इधर से, चारों तरफ से आ रहे होंगे। सो दिस behaves as a north pole, this behaves as a south pole. This altogether behaves as a electromagnet, and the phase carrying an anti-clockwise current is behaving as north pole. और यहाँ पर जो करंट है वो भी ऐसा है, ये कौन सा पोल है? साउथ पोल। इसको देखोगे तो क्या दिखेगा? करंट ऐसे जा रहा है, मतलब क्लॉकवाइज। द फेस कैरिंग ए क्लॉकवाइज करंट बिहेव्स एज साउथ पोल। क्या मेरी बात समझ में आया? तो इतना समझदारी के साथ थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? It behaves as an electromagnet. The phase carrying anti-clockwise current behaves as north pole, and the phase with clockwise current behaves as south pole. समझ में आया क्या? थोड़ा जगह बनाना जरूरी होता है, इसलिए इसको बना रहे हैं। The phase carrying clockwise current behaves as साउथ पोल। चल इतना समझ में आया। अब ये फिगर को मैं कॉपी करके लेता हूं। अब मैं लाइंस ऑफ फ्लक्स ड्रॉ करना चाहता हूं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए। देखो यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूम के आया, इधर से ऐसे जा रहा होगा। द करंट मस्ट बी गोइंग लाइक दिस, है ना। नाउ इट इज योर जॉब टू फाइंड आउट फॉर दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट नॉर्थ पोल कौन सा एंड होगा, राइट एंड कि लेफ्ट एंड। इधर से अगर देखोगे, ऐसे तिरछे नजर से देखोगे, ये करंट कैसा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? मतलब दिस इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल, दिस इज बिहेविंग एज साउथ पोल। ये समझ में आए? तो ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। नॉर्थ पोल से फ्लक्स निकलेगा ऐसे, और बाहर से होते हुए जाएगा ऐसे, खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू थ्रू द मैग्नेट एंड गो लाइक दिस, बिकॉज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप बना रहे हैं, समझ में आया क्या? ये क्लोज लूप बना रहे हैं, तो ये ऐसा लाइंस ऑफ फ्लक्स बना। दूसरा लाइंस ऑफ फ्लक्स कैसे होगा? दूसरा लाइंस ऑफ फ्लक्स यहां से निकलेगा, ऐसे नीचे से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया,
ऐसे करते हुए गया, इधर साउथ पोल में घुसा, अंदर से कंटिन्यू किया और ऐसे निकल के आया। ये हो गया दूसरा वाला। समझ में आ रहा है? ओके। ये मान लो कि कोई तीसरा वाला है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, इधर से जा रहा है। और हो सकता है कि ये चौथा वाला है, ऐसे ढेर सारे लाइन्स ऑफ फ्लक्स आ रहे हैं और घुस रहे हैं अंदर। तो ये बिहेव कर रहा है साउथ पोल जैसे, बिहेव कर रहा है नॉर्थ पोल जैसे। क्या ये फिगर सबको समझ में आया? Yes, sir. हमें पता करना है मैग्नेटिक फील्ड। बस देखना ये है कि all the lines of flux generated from the north pole are passing through the magnet, है ना? All the lines of flux are passing through the magnet. ठीक है, तो थोड़ा उसके बारे में लिखते हैं। फिगर आपको समझ में आ चुका है, तो थोड़ा उसके बारे में लिखते हैं। पहले क्या देखे हम लोग? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल समझ में आया। पॉइंट नंबर 3, the lines of flux from north pole reach south pole through external medium and complete the loop through magnet. Thus, inside the magnet, magnet मतलब electromagnet, B is directed. Inside the magnet, B is directed from north to south or south to north? South to north. क्यों? क्योंकि tangent to lines of flux की तो direction of magnetic field, तो ये हो गया south to north। याद रखने के लिए आसान है कि यूजुअली हम लोग नॉर्थ को कुछ ऐसे लिखते हैं डिजाइन से। तो जो एंटी क्लॉकवाइज करंट है वो, अरे गंदा बन गया, मैं थोड़ा डिजाइन वाला एन लिखता हूं, आप देखो ऐसा है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो नॉर्थ पोल बनेगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल बनेगा। समझ में आ रहा? क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, साउथ टू नॉर्थ, ऐसा हुआ। किसी भी पॉइंट में अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया यहाँ पे, इट इज टैंजेंट टू द लाइंस ऑफ फ्लक्स दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देख के आपको पता चल रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज्यादा है, नियर द पोल और अवे फ्रॉम द पोल। यू नो B इज फ्लक्स बाय यूनिट एरिया, जैसे E होता था फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया, B भी हो गया फ्लक्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सारा का सारा फ्लक्स यहाँ से निकल रहे हैं, तो यहाँ पर फ्लक्स पर यूनिट एरिया विल बी मोर व्हेन द लाइंस ऑफ फ्लक्स आर क्लोज टू ईच अदर, B विल बी मोर एंड हियर दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। यहाँ से जो निकला तो यहाँ पर B ज्यादा है कि यहाँ पर B ज्यादा है? B इज मोर एट द एंड ऑन पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन में B ज्यादा है। यहाँ पे भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो इसको फिर दूसरा फिगर मिलेगा। चलो ठीक है, जाएंगे दूसरे पेज में, इसको करेंगे कैलकुलेशन। पॉइंट नंबर 4, एज B इज इक्वल टू 5 बाय नॉर्मल एरिया, देयरफॉर, ये सब 1 मार्क वाले क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? देयरफॉर B इज मोर at the end on position and less at equatorial position। ये भी समझ में आया? इक्वेटोरियल पोजीशन में B कम है, लेकिन थोड़ा सोचो तो अंदर
अगर ये यूनिफॉर्म सोलेनॉइड है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, जितना फ्लक्स यहाँ पे घुस रहा है उतना यहाँ पे, उतना यहाँ पे, हर जगह बराबर फ्लक्स, मतलब फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज सेम एवरीवेयर इनसाइड, है कि नहीं? तो आप क्या कहोगे? इफ यू नेग्लेक्ट लीकेज, कुछ फ्लक्स लीक भी कर रहा होगा, लीकेज को नेग्लेक्ट करते हुए बी हर जगह बराबर मिलेगा, क्योंकि जितना एरिया यहाँ पे और फ्लक्स है उतना एरिया यहाँ पे और फ्लक्स वही पे। However, neglecting leakage, B is same. B is same at every point inside the electromagnet. जैसे कैपेसिटेंस की केस में हम कहते थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ई हर जगह बराबर है, नेग्लेक्टिंग फ्रिंजिंग, फ्रिंजिंग को इग्नोर करते हुए हर जगह ई बराबर होता है। यहाँ पर लीकेज को अगर हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो हर जगह आपको बी बराबर मिलेगा। समझ में आया क्या? ओके सर, अगर खाली इलेक्ट्रिक लाइंस दिया रहे तो अगर पूछ ले कौन सा नॉर्थ पोल कहाँ पे साउथ पोल, तो कैसे तो बिना जब तक करंट पास करेंगे, इधर से करंट पास करेंगे, जो नॉर्थ पोल बनेगा उधर से करंट पास करेंगे, वो नॉर्थ पोल बन जाएगा। नहीं सर, सोलेनॉइड का नहीं, अगर सिंपल खाली लाइंस रहा मैग्नेटिक, एक्सक्यूज मी सर, सिंपल किसी मैग्नेटिक लाइंस फ्लक्स ऐसे रहा तो कैसे पता करेंगे कौन सा नॉर्थ पोल है कौन सा साउथ पोल है? क्या पागल है? फिर नॉर्थ पोल से तो निकल के साउथ पोल पे जा रहा होगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक्सक्यूज बोल सर, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है सर, ये नेटवर्क। आप अभी कुछ टाइम के लिए पॉज हो गए थे सर। हाँ मेरा तो ठीक चल रहा है, बिकॉज आई एम सीइंग माई सेल्फ हियर ऑल्सो, मैं खुद को भी यहाँ देख रहा हूँ। अभी ठीक है ना? अभी ठीक ठीक। हाँ थोड़ी देर के लिए होता है कभी कभार, वो हाई बीपी होता है इंटरनेट का तो थोड़ा उसका चकराता है। ठीक है, आया समझ में? सर अगर वो मीडियम जो था जहाँ फ्लो कर रहा था उधर मैग्नेटिक होता तो अरे मैग्नेटिक होगा तभी तो फ्लो करेगा, नॉन मैग्नेटिक होगा तो म्यू आर का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, वैसे ही जाएगा एयर में जैसे उसमें जैसे। मैग्नेटिक होता तो फिर मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कैसे होता है, पैरामैग्नेटिक में कैसे होता है, वो सब पढ़ेंगे। अब इन दिस कंटेक्स्ट सोचोगे ना तुम, अभी ज्ञान बढ़ाओगे तो कैसे होगा? आया समझ में? अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, देखो ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम कहेंगे ये मटेरियल ऐसे रखा, ये फेरोमैग्नेटिक है, ये सारे घूम के ऐसे आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे घूम के इधर से ऐसे आ जाएंगे। और अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो कुछ अंदर से जाएंगे कुछ बाहर से जाएंगे, समझ में आ रहा है? कुछ अंदर से जाएंगे कुछ बाहर से जाएंगे, ऐसे करके। उनको पिन कर दो, ठीक है। तो अब क्या देखे हम लोग? देखे ये कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो सोलेनॉइड है, इट बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। वो वाला फेस जो नॉर्थ, जहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, दैट इज बिहेविंग एज नॉर्थ पोल। वो वाला फेस जहां पर क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, दैट विल बिहेव एज साउथ पोल, है ना? अब क्या है, देखिए कि फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और हमें पूछा गया कि बताओ इसका सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना है। लेट मी ड्रॉ द फिगर अगेन। मैं इस फिगर में अब निकालना चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, कोई समझते नहीं, रट्टा मार मार के दुनिया चल रहा है, तो थोड़ा समझ लोगे तो बढ़िया रहेगा, मजा आएगा। क्या मालूम आगे चल के आप प्रोफेसर बनोगे किसी कॉलेज में, तो बच्चे पूछेंगे, आप बोलेंगे हमारे टीचर तो नहीं बताए थे, तो फिर मेरा बदनामी हो जाएगा, क्योंकि लोग पूछेंगे आपके टीचर कौन थे, अब मेरा नाम बताओगे। इसलिए मैं पहले से कॉशियस हूँ, अपना बदनामी रोकने के लिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे सेंटर में चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। लेट मी कंसीडर, एक मैं रेक्टेंगुलर लूप लेता हूँ, छोटा सा रेक्टेंगुलर लूप। थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक रेक्टेंगुलर लूप ले रहा हूँ। ये रेक्टेंगुलर लूप दिखने में कैसा है? चलो मानते हैं कि ये कुछ ऐसा है।
ऐसा वाला एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिया, ऐसा वाला एक रेक्टेंगुलर लूप में ले लिया। कैसा भी रेक्टेंगुलर लूप ले सकते हैं, यानी बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्वल म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द लूप, है कि नहीं? अच्छा, तो ये जो लूप में ले रहा हूं उसका कुछ नेमिंग कर देते हैं। चलिए हम कहते हैं कि इस पॉइंट का नाम है ए, ये है बी, तो दिखता नहीं, चलो नेमिंग करते हैं। इस पॉइंट को ए, ये पॉइंट को बी, ये पॉइंट को सी, ये पॉइंट को डी, ऐसे नेमिंग कर दिया। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि आप कैसा भी लूप ले लो, बी डॉट डी एल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इक्वल म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू इट, कैसा भी लूप ले लो। देखो ए बी कहाँ है, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड, सी डी एक्सिस को पैरेलल है और बाहर है, और ये दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस को, ऐसा एक लूप ले लिया, ठीक है। लेट अस कंसीडर a rectangular loop as shown, loop ABCD, loop ABCD, ABCD as shown। A और B आपको दिख रहा है ना, ये A है, ये B है, Yes, sir. ये C है, ये D है, ऐसे चारों को लेकर रखे हैं, ठीक है। अच्छा, शायद ABCD और अच्छा दिखेगा, इसके लिए थोड़ा सा प्रयास कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा दिखे। हाँ, ABCD दिखने लगा है, अब देखो, यस, अब देखा ABCD, यस, समझ में आया, ABCD ऐसे लिया, ठीक है। लेट AB इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू L, छोटा सा लेंथ है, एंड BC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बहुत लंबा ले लिया। ये साइड कितना लंबा है, इनफाइनाइट लंबा है, ये इनफाइनाइट लंबा है, ये L, ये स्मॉलर, समझ में आया? कैसा भी लूप ले सकते हैं, एम्पियर्स लॉ में लूप की साइज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसा भी लूप ले सकते हो, हम ऐसे लिए, ठीक है भाई। हमें पता करना था कि व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, क्या है मैग्नेटिक फील्ड मालूम नहीं है, लेकिन जो भी है वो हर जगह बराबर है, A to B हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, नहीं? नाउ B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर दिस कंटर ABCD क्या हो जाएगा, इट इज B डॉट DL का इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B जाएंगे, B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन फ्रॉम B to C जाएंगे, फिर B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन फ्रॉम C to D जाएंगे, और ये D to A, तो पूरा ऐसे जाएंगे, तो दैट विल बी द क्लोज लूप इंटीग्रेशन। A to B गए, फिर B to C, C to D, D to A गए, तो पूरा क्लोज लूप इंटीग्रेशन बना। ये चारों इंटीग्रेंड वैल्यूज को हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। चारों को निकाल के जोड़ देंगे तो हमें LHS मिल जाएगा, B डॉट DL का क्लोज लूप इंटीग्रेशन A to B। अब थोड़ा सा हम ऐसे बनाना चाहते हैं, छोटा सा दूसरा फिगर बना देंगे, आपको क्लियरली दिखेगा चीजें। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ ग्रीन ग्रीन दिख रहा था, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका लूप जो हम कंसीडर कर रहे हैं, ये A है और ये B है, ये C है, ये और D है, ये दोनों साइड इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये L है, फ्लक्स यहाँ से निकल के ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से आ रहा है, और यहाँ पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बराबर है।
यहाँ से जो फ्लक्स निकल के आ रहा है वो ऐसे मुड़ के ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा? इट मस्ट बी फॉलोइंग ए पाथ लाइक दिस। थोड़ा ध्यान से देखो, यहीं पर कुछ कंसेप्ट है। द लाइन्स ऑफ फ्लक्स गोज लाइक दिस एंड कंटिन्यूज थ्रू द लूप। ये खत्म नहीं हुआ, अंदर कंटिन्यू करता है ऐसे। दिस इज द लाइन्स ऑफ फ्लक्स। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। वी हैव कंसीडर ए स्मॉल लेंथ एल। ये क्या है? एल। एल क्या है? ए बी एंड सी डी इज स्मॉल लेंथ एल, छोटा सा लेंथ। ठीक है, स्मॉल लेंथ मतलब ये काफी इसके पास है, सेंटर के आसपास है। ठीक है, तो B डॉट dl का इंटीग्रेशन A टू B क्या होगा? अब इस रास्ते में dl क्या है भाई? dl इज ए स्मॉल लेंथ, ऐसा। B कैसा है? B भी तो ऐसा है। B और dl के बीच में एंगल क्या है? 0 है। और B इज ए कांस्टेंट थ्रू आउट, नहीं? और ये लेंथ कितना है? L। तो यहाँ से जब ऐसे आएंगे यहाँ तक कितना बार रन होगा? B इंटू L, नहीं? यस सर। अच्छा, नाउ B डॉट dl का इंटीग्रेशन फ्रॉम B टू C। जब B टू C जा रहे थे, B डॉट dl करेंगे, क्या करेंगे? छोटा सा लेंथ लेंगे dl, ये हो गया छोटा लेंथ dl, और B इज टैंजेंट टू दिस। और ये अगर सेंटर के आसपास है, क्या आपको दिख रहा है कि B और dl के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा? अगर ये छोटा है तो B और dl, क्योंकि ऐसा के कर्वेचर बदल रहा है उसका, नहीं? तो यहाँ पर B जो है कैसा है? इट इज पैरेलल टू द एक्सिस, है कि नहीं? एट द इक्वेटोरियल पोजीशन B is parallel to axis because tangent to the lines of flux gives you the direction of B. B is parallel to axis and dl is perpendicular to the axis. तो दोनों के बीच में क्या एंगल हो गया? 90 डिग्री। जिसको आप चाहो तो कह सकते हो B1 डॉट dl1, B2 डॉट dl2, B3 डॉट dl3, but these are all zero। क्यों? क्योंकि B is perpendicular to dl। क्या बात समझ में आ रहा है? B is perpendicular to dl। बढ़िया। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। कुछ लोग सोच रहे हैं हम तो बोर्ड नहीं दे रहे, हम क्यों ध्यान से सुने? सारा आ सकता है। और क्या बता सकते हो और कौन से रास्ते के लिए ये इंटीग्रेशन 0 होगा? D2A। तो आप कहोगे ये D2A के लिए भी 0 हो गया, D2A के लिए भी 0 हो गया। अच्छा, 3 रास्ते के निकाल दिए, A to B, B to C, D to A। बच गया ये कौन? C to D। चलिए C to D के बारे में सोचते हैं। C to D कितना दूर पे है इससे? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, क्योंकि रेक्टेंगुलर लूप में लिया हूं इनफाइनाइट साइज का, नहीं? तो CD is at an infinite distance from the solenoid. Due to any finite source at infinity distance, its effect will be 0. What will be magnetic field here? 0. समझ में आ रहा है क्या? As CD is at large distance from solenoid, B is equal to 0. So B dot dl का C to D इंटीग्रेशन भी हो गया 0। क्या बात समझ में आया? इतनी सारी जानकारी के बाद हम देखिए ये तीनों साइड में B डॉट dl 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, सिर्फ अंदर मिला 10। B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर A B C D क्या हो गया? ओनली B इंटू L, क्योंकि लेंथ L था। क्या मेरी बात समझ में आया? इट इज B इंटू L। समझ में आया? यस सर। ठीक है, LHS निकल गया। RHS कहता है म्यू इंटू करंट एसोसिएटेड, नहीं? चलिए, let capital L is length of solenoid। चलो मानते हैं कि ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है।
and n is total number of turns. समझ में आया क्या? ये पूरा सोलेनॉइड का लेंथ कितना है? L दिया नहीं, हम अस्यूम कर लिए। चलो मानते हैं कि लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज L और इसमें कितने ठो टर्न है? n ठो है। इमेजिन करना सीखो, इसमें हो ये रहा है कि ये जो आपका सोलेनॉइड इधर पड़ा था, जो रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, उस लूप का AB वाला पार्ट कहाँ पे है? अंदर से है और बाकी 3 पार्ट बाहर से है। तो लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है? ये सब करंट जा रहे हैं। कितने ठो टर्न पास कर रहा है उस लूप के अंदर? लूप का एक डंडा यहाँ पे है, बाकी 3 डंडे बाहर। तो लूप के अंदर से कितना करंट जा रहा है? जितना टर्न से, हर टर्न में कुछ कुछ करंट जा रहा है। मान लो 5 ठो टर्न जा रहा है, 5 टर्न्स आर गोइंग, ईच टर्न इज करेंगे करंट आई, तो करंट कितना जा रहा है? 5 आई। तो पता तो करेंगे कितना टर्न जा रहा है। L लेंथ में जा रहा है n टो टर्न, तो ये स्मॉल L लेंथ में कितना टो टर्न होंगे? n बाई L, n बाई कैपिटल L होल इनटू स्मॉल l। समझ में आ रहा है क्या? तो हम कहेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पासिंग थ्रू लूप इज इक्वल टू लूप के अंदर से कितने नंबर ऑफ टर्न जा रहे हैं? हाँ सिंपल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स बाय टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लूप, n बाय कैपिटल L इनटू स्मॉल l। नहीं, I एसोसिएटेड करंट थ्रू लूप, थ्रू द लूप क्या करंट जा रहा है? इट इज म्यू टाइम्स, सॉरी इट इज इक्वल टू हर एक टर्न में से I करंट जा रहा है इंटू I। 5 टो टर्न जा रहा होगा तो 5 इंटू I, 6 टर्न जा रहा होगा तो 6 इंटू I। इतने टो नंबर ऑफ टर्न्स उसके अंदर से जा रहा है तो करंट होगा दिस इंटू I। नाउ बाय एम्पियर्स लॉ, अब महाराज को हम याद किए, जब ऐसे लॉ लिखने की मौका आया पूरे लॉ को लिख डालो, उसके लिए स्टेप मार्किंग मिल जाता है। ABCD must be equal to mu times I associated, that is ये हम लोग निकाले B small l is equal to B small l ही तो था इंटीग्रेशन करने के बाद, B small l that is equal to mu times n by l small l into I। ये small l कैंसिल हो गया, क्या मिला? B is equal to mu n I by l। So at the core of the solenoid, the magnetic field is mu n I by L. L is length of the solenoid, n is the number of turns। क्या बातें समझ में आ रहा है? बड़ा टेढ़ा है लेकिन क्या करें, ये CHSE वालों का पूछते रहते हैं और किसी का ज्यादा नहीं पूछते हैं। मर गए CHSE वाले, अब क्या करें? हो गया। कुछ बुक्स में अगर हम कहेंगे n टर्न्स है L लेंथ में, तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n कह देते हैं। दैट इज इक्वल टू इंप्लाइज B इज इक्वल टू म्यू स्मॉल n I, वेयर n क्या है? टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब n बाई L को वो लोग स्मॉल n कह देते हैं। आप लेकिन इसको याद रखो तो अच्छा रहेगा, म्यू n I बाई कैपिटल L। तो फाइनल फॉर्मूला क्या आया? 90% चांस है कि इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे और आगे चल के हम लोग इंडक्टेंस चैप्टर भी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने वाले हैं, हर जगह ये फॉर्मूला काम में लगेगा। तो याद रखो, बी एट सेंटर ऑफ ए सोलेनॉइड इज इक्वल टू म्यू n I बाई
L, N is total number of turns, L is total length, mu is mu 0 into mu r। मान लो कि कोई मोटा वायर है, आयरन कोर की जरूरत नहीं, ऐसे ही मोड़ के इसको कॉइल बना सकते हैं। स्ट्रॉन्ग वायर है, बाय इट्स ओन इट कैन टेक ए शेप, है कि नहीं। पतला वायर है तो ऐसे मोड़ के टर्न बनाएंगे तो वो फिचक जाएगा, किसी के ऊपर वाइंड करते हैं। कोई मोटा वायर है तो ऐसे बना सकते हैं, उसको कहते हैं एयर कोर सोलेनॉइड, मतलब कोर में कुछ नहीं है, हवा है। समझ में आ रहा है? तो इन दैट केस म्यू का वैल्यू क्या लेंगे, ओनली म्यू 0। और आयरन कोर बोलेगा तो म्यू आर। बोलेगा कि कोई एयर कोर सोलेनॉइड में एक आयरन बार घुसेड़ दिए, बी एट द सेंटर विल इंक्रीज और डिक्रीज, म्यू आर आ गया बीच में तो बी विल इंक्रीज। समझ में आ रहा ना, चीजों को समझो। तो म्यू इज म्यू 0 इंटू म्यू आर, और आपका जो एन हो गया, एल हो गया, आई हो गया, आई इज द करंट। समझ में आया? ये बन गया आपका फॉर्मूला। जो लोग जेई के लिए सोच रहे हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा जान लो। Considering leakage, B at center is mu n I by L। लीकेज को कंसीडर करेंगे तो सेंटर में वही होगा। हम हर जगह B का वैल्यू बराबर लिए थे तो सेंटर में ये हो गया B at center, considering leakage B at center, B at center is this, and B at ends होता है mu n I by 2L, आधा होता है। कैसा होता है करने के लिए इंटीग्रेशन करके निकालना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। विश्वास रखो, झूठ नहीं बोल रहे, कहोगे तो गीता पे हाथ रख के बोल देंगे। म्यू एन आई बाई 2L। समझ में आया? मतलब अगर ये सोलेनॉइड है, यहाँ पे म्यू एन आई बाई L है, यहाँ पर म्यू एन आई बाई 2L है एंड पॉइंट में। समझ में आया? क्या बातें समझ में आ रहा है? बोल सर जितना फ्लक्स निकला आधा निकला यहाँ से, बाकी ऐसे निकल जाते हैं रास्ते में। सारा फ्लक्स ऐसे नहीं आते, जैसे जो लाइन्स ऑफ फ्लक्स होता है, आई विल टेल यू, सारा लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे नहीं होते। कुछ लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे गया, ऐसे घूम के आया, कुछ लाइन्स ऑफ फ्लक्स ऐसे गया। आर यू गेटिंग? सो दे आर लीकिंग ऑन द वे। तो यहाँ पे भी स्ट्रांग होता है, यहाँ पर वीक होता है, कुछ नीचे से भाग जाते हैं। समझ में आया? उसको प्रूव कर सकते हैं इंटीग्रेशन करके कि क्या होगा मल्टीपल एट द एंड पॉइंट व्हिच विल बी कमिंग आउट टू बी म्यू एन आई बाई 2L। मतलब सेंटर में जो होता है ये एंड में आधा होता है, याद रखो, ओनली फॉर एंट्रांसेस। ठीक है सर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, मतलब इंटीग्रेट ऐसे करेंगे सर सेम ऐसा उसको कहते हैं। उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? आपको पहले निकालना पड़ेगा इंटीग्रेट। क्या आशिक बोल रहा है, एक बड़ा खाएगा डोसा का चटनी भी खा जाएगा, सब खा जाएगा। बड़े के साथ सारे चीज का चटनी जो अवेलेबल है खा जाएगा, क्योंकि चटनी फ्री है। फिर डोसे के साथ डोसा का चटनी फ्री होता है, बड़ा के साथ बड़ा का चटनी, बड़ा भी खाएगा डोसा की चटनी भी खाएगा। चलो ठीक है, बता देते, जब पूछ रहा है तो अच्छी बात है। सोचो कि ये कोई एक रिंग है, पहले आपको सीखना है क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए रिंग। अगर इसमें करंट आई जा रहा है और ये रेडियस a है, ये डिस्टेंस r है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू आई a स्क्वायर बाय 2r क्यूब। सॉरी ये r है, म्यू आई a स्क्वायर बाय 2r क्यूब होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी रिंग का एक्सिस में। समझ में आया? अभी मत पूछो कैसे होगा, फिर इसको टुकड़े लो, फिर इंटीग्रेशन करो। अब जो आपका सोलेनॉइड है, क्या है, जो चीज फ्री में मिला पूरा खाने को, वो ठीक है। ये है सोलेनॉइड, दैट सोलेनॉइड इज लाइक दिस, ऐसा 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 ऐसा। तो आप क्या करोगे, यहां से x डिस्टेंस में
छोटा सा स्ट्रिप लोगे थिकनेस dx का, दैट विल बिहेव एज ए रिंग। उस रिंग के लिए यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा निकालोगे, ऐसे सारे रिंग के लिए निकालोगे और जोड़ोगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। कितना आएगा, म्यू ni/12। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर ये जो रिंग है दिस इज नॉट ए सिंगल टर्न रिंग। अगर n नंबर ऑफ टर्न से l लेंथ में, ये लेंथ l है तो dx लेंथ में कितना होगा, दिस। तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यहाँ पर, अगर ये डिस्टेंस को हम कहते हैं यहाँ से x डिस्टेंस में, चलो यहाँ से ले लेते हैं x डिस्टेंस में, यहाँ से x डिस्टेंस में मैं एक रिंग ले रहा हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इट विल बी b विल बी इक्वल टू, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और एक टर्न के लिए होता है म्यू आई ए स्क्वायर बाई 2r3, तो होगा म्यू आई ए स्क्वायर, मतलब इसका जो रेडियस दिया हुआ है ना, ए स्क्वायर मतलब जो रेडियस दिया है, ए स्क्वायर बाय 2x3। समझ में आया? उसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर ऊपर पहुंचोगे। समझ में आया? हाँ, चलो सारा चटनी खा गया, ठीक है। तो जरूरत नहीं ना, बिना जरूरत की चीज क्लास में आ जाते हैं, लंबा समय चला जाता है, सब कोई बोर हो जाते हैं, ऐसे ही बच्चे रो रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास बुलाए संडे नहीं, उसके बावजूद ये पूछ रहा है ये होगा क्या वो होगा क्या। और चलो, तो सोलेनॉइड समझ में आ गया सबको। लेट अस गो फॉर द टॉरॉइड। टॉरॉइड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपली फॉर्मूला पूछेंगे, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर ऑफ ए टॉरॉइड, दैट्स ऑल। या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, बोर्ड में आएगा, एंट्रेंस में तो जेई मेन में तो सीधा फॉर्मूला भी पूछा है। टॉरॉइड क्या है, टॉरॉइड के केस में होता क्या है कि यहाँ पर एक रिंग शेप कंडक्टर होता है, बहुत मोटा हो गया, थोड़ा पतला करते हैं, ये जो है ये थोड़ा ऐसा, ठीक है। ई हो गया टॉरॉइड, दिख रहा है आपको। ये टॉरॉइड में हुआ यूं है कि ऐसा है रिंग, अब इसके ऊपर जो वायर वूंड हुआ है वो ऐसा ऐसा हुआ है। घुसा करंट, निकला करंट, है ना। बी इन द कोर ऑफ ए टॉरॉइड, बी इन कोर ऑफ ए टॉरॉइड, नीट वाले जान लो, उसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। बस एक चीज ठान के रखो कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन इजी था, ये साल के क्वेश्चन उतना इजी नहीं होगा। क्वेश्चंस विल नॉट बी वेरी इजी बिकॉज गवर्नमेंट हैज आल्सो थॉट ऑफ कि ये बच्चे जो निकल रहे हैं किसी काम के नहीं। 720 मार्क का एंट्रेंस हो रहा है, 680 पे मार्कशीट हो रहा है, इतने बच्चे इतने मार्क रख लेते हैं, नहीं तो फिर उनको स्क्रीनिंग करने में भी दिक्कत होता है नहीं। और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो 680 वाला एक रहेगा, बाकी नीचे नीचे रहेंगे, तो रैंक देने में आसान होता है, लॉटरी वॉटरी करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। अच्छा, तो ये ऐसा, तो ये टॉरॉइड है और टॉरॉइड की कोर में हमें मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्कुलर लूप कंसीडर करता हूँ। पहले चलो सोचें कि ये टॉरॉइड किस काम का है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टॉरॉइड। अरे क्या हो गया, टॉरॉइड का यूज देखते हैं। मैं एक लूप ऐसे ले रहा हूँ, ये वाला लूप, और इसको मैं लेके इसके अंदर डाल रहा हूँ, इसके अंदर। Let me consider a circular loop like this through the core of the toroid. Through the core of the toroid मैं एक circular loop ले रहा हूँ, देखो मेरा circular loop through the core of the toroid। हाँ, before we go for your calculation of this, what is the use of this? कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट तो समझ में आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट था जिसको आप कहते हो सोलेनॉइड। इस केस में एक नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करता था, दूसरे साउथ पोल जैसे बिहेव करता था। और कोई क्रेन वगैरह में जब वजनदार लोहे की चीज उठाना होता है, वो क्या करते हैं, क्रेन के नीचे ऐसा फिट रहता है
उसमें हाई करंट पास कर देते हैं, मैग्नेटाइज हो जाता है, वो चीज़ को चिपक के पकड़ लेता है, कोई हुक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उठा के लेते हैं, दूसरी जगह रखते हैं, ये करंट को कम कर देते हैं, फिर छोड़ देता है, फिर नीचे गिर जाता है, वो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं, ये काम में आता है। लेकिन इसके केस में सोचो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन ले गया रे? अच्छा, हमारा जो पुराना वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो मैग्नेट में होता क्या था? फिजिक्स बड़े मजेदार है अगर समझोगे तो। इसमें होता यूं था कि फ्लक्स यहाँ से निकलता था फ्रॉम द नॉर्थ पोल और ऐसे घूम के आके साउथ पोल में घुसता था। नहीं, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ के रिंग बना देता हूँ तो अब नॉर्थ पोल से निकलेगा, साउथ पोल पे पहुंचेगा और इसको आप कहोगे यू टाइप मैग्नेट और हॉर्स शू मैग्नेट। अगर पूरा ऐसे जोड़ दिया तो फ्लक्स निकलेगा क्या? वो तो घूमते ही रहेगा अंदर ही अंदर। आर यू गेटिंग? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो हुआ क्या, अब इसमें फ्लक्स अंदर ही अंदर घूम रहा है, ना यहाँ पे है ना यहाँ पे है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जबकि इसमें अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड था, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड था। कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप सोलेनॉइड को यूज करोगे तो अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अक्सर जो पल्सेस होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स होते हैं, तो जब करंट जाएगा, करंट बदलेगा तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा। वो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जिस कंपोनेंट के साथ कांटेक्ट में आ रहा होगा वहां पर ईएमएफ इंड्यूस कर देगा, उसको माल फंक्शन करवा देगा। हम चाहते हैं कि जहां चाहिए वहीं रहे मैग्नेटिक फील्ड, बाहर ना रहे, तो वहां पर हम लोग टॉरॉइड यूज करते हैं। लेकिन टॉरॉइड में तो नॉर्थ पोल साउथ पोल रहा ही नहीं, ये तो पूरा दोनों जुड़ गया, फ्लक्स खाली इसके अंदर घूम रहा है, हमारा किस काम का? ना इधर मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं? ठीक है, फिर यूज कैसे करेंगे? सोचेंगे बारी बारी से। इन केस ऑफ सोलेनॉइड राइट टू डिफरेंसेस बोल दिया तो फंस गए। बी एग्जिस्ट इनसाइड एंड आउटसाइड, बी एग्जिस्ट inside the core, inside and outside the core, but in toroid B exists only in core। मतलब यहाँ पे भी B0 है, यहाँ पे भी B0 है, अंदर भी है। समझ में आया क्या? अब इसमें इसका नॉर्थ पोल नहीं है, साउथ पोल नहीं है, फ्लक्स ऐसे ही घूम रहा है, हमारे किस काम का? नॉर्थ पोल साउथ पोल रहेगा तो हमारे काम में लगेंगे, है कि नहीं? तो करते क्या है टॉरॉइड के केस में, ये हो गया टॉरॉइड, सोचो ये हो गया टॉरॉइड। लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग द यूज एंड यूटिलिटी पार्ट ऑफ दिस। इसमें क्या करते हैं, छोटा सा ऐसे होल कर देते हैं, देयर इज ए स्मॉल कट इन द टॉरॉइड। अब यहां से फ्लक्स निकलेगा तो इधर घुसेगा और इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों पोल एकदम पास पास है। आर यू गेटिंग? तो टू पोल्स आर वेरी क्लोज, एक से निकला दूसरे में घुसा, ना अंदर मिला ना बाहर मिला, इधर कहीं नहीं मिला। अब इसमें हुआ क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्न्स आर लाइक दिस, these are the turns, इधर से करंट घुसेगा इधर से निकलेगा, यहाँ पर एक खुला जगह है। अब इस टॉरॉइड को क्या करना है, यू कंसीडर ए स्प्रिंग हियर, ये एक स्प्रिंग है। कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा जान लोगे तो अच्छा लगेगा। ये एक स्प्रिंग है और इसके अंदर से कोई एक मैग्नेटिक प्लंजर है, ये कोई एक टी शेप का स्विच है, सोचो। मतलब ये स्प्रिंग इसको किसी एक सर्किट के ऊपर दबा के रखा है तो सर्किट कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या? ये इसको सर्किट के ऊपर दबा के रखा है ऐसे, मतलब इसको जोड़ देंगे, ये कोई यूटिलिटी साइड है और इसको ये दबा के रखेगा तो सर्किट करंट फ्लो करेगा। हम क्या करते हैं, इस करंट को ऐसे जाने की बजाय हम क्या करते हैं, इस करंट को यहाँ से कट कर देते हैं, इसको इधर से जोड़ते हैं, फिर इधर से निकालते हैं। जगह नहीं है निकालने के लिए, थोड़ा निकाल लेते हैं घुमा फिरा के, ठीक है, ऐसे करके इधर से निकाल देते हैं। अब क्या हुआ, जो करंट इसके अंदर से जा रहा था, अब ये करंट ऐसे होते हुए, कॉइल से होते हुए, इधर से आते हुए, इसके अंदर से कनेक्टेड होते हुए ऐसे करके जा रहा है। अभी अगर बाई चांस कोई शॉर्ट सर्किट हुआ तो क्या होगा,
ऑल द करंट इज पासिंग थ्रू दिस, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तो ये इसको खींच लेगा, टक करके खींच लेगा, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। वो आप लोग एमसीबी यूज करते हैं ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, कभी कभार इसको बड़ा वाला को मास्टर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। थोड़ा ज्यादा करंट हुआ तो ठप करके गिर जाता है, मतलब उसके अंदर एक टॉरॉइड रखा है जो इसको इसे खींच लेता है, ठक करके खींच लेगा तो ये सर्किट खुल जाएगा। समझ में? मतलब जो भी करंट आप इस कंपोनेंट को सप्लाई करना चाहते हो इसको, वो सारा करंट को चलो ऐसा कर देते हैं, ऐसा। देखो अब शायद समझ में आएगा, जो करंट यहाँ से आया वो ऐसे गया, ऐसे घूमते 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 इधर से निकला, ऐसे आके फिर इसके अंदर से गया, मतलब दिस एंटायर थिंग इज इन सीरीज विद दिस। समझ में आ रहा? अब ये जब तक इसके साथ कांटेक्ट में है, करंट फ्लो कर रहा है, जैसे इसमें हाई करंट हुआ किसी भी कारण से, तो ये इसको खींच लेगा फटाक से ऊपर, तो ये सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। फिर आप जाके स्विच ऑन कर देते हो तो फिर से हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आया? हाँ, लेकिन वो कोई नहीं पूछेगा आपको, मैं बेकार का समय गवाया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया इसको? चलो आप अच्छा कितना है? लेट अस कंसीडर ए क्लोज कंटर सी। कैसे? अंदर से पता तो चल रहा है कि बी हर जगह बराबर होगा क्योंकि सेम फ्लक्स घूम रहा है। B डॉट dl क्लोज लूप C। C क्या पहले लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए क्लोज लूप C in core of toroid। समझ में आया? सोलेनॉइड और टोरॉइड दोनों भाई भाई है, दोनों का टाइटल ऑइड है, एक का नाम सोले है, दूसरे का नाम टोरॉइड है। हाँ, तो ऐसा है। बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा? आप जानते हो बी हर जगह बराबर है, टेंजेंट टू द लूप है, हम पहले काफी बार कर चुके हैं। बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन हो जाएगा बी इंटू 2 पाई। अगर हम कहेंगे कि ये उसका मीन रेडियस है, रेडियस कितना है? मीन रेडियस इज आर, इज 2 पाई आर। आर क्या है? मीन रेडियस। समझ में आया? अब व्हाट इज आई एसोसिएटेड, क्या बता सकते हो? कैसा लूप लिए? इमेजिन करो कि आपका टॉरॉइड कैसा है। आपका टॉरॉइड एक रिंग है और आपका जो लूप कैसा है, ये टॉरॉइड है आपका, कैसे बना है? ये ऐसा बन के रिंग बन गया है ना। और आपका जो लूप कैसे, इसके अंदर से जा रहा है, अंदर से जा रहा है, पूरा लूप ऐसा है सी। तो क्लोज काउंटर इज थ्रू दिस। कितना करंट जा रहा है? सारा टर्न इसके अंदर से करंट ले रहे हैं। इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, व्हाट इज द करंट पासिंग? ni है कि नहीं? हाँ, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, द करंट पासिंग इज ni, जिसमें n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। हाँ, तो बाय एम्पियर्स लॉ, आपको होगी बी डॉट डी एल का। जब भी लॉ लिखते हो स्टेटमेंट को लिख दो, मार्क है उसमें, इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आई एसोसिएटेड। सो इट इज बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एन आई। कितना सिंपल है, बी इज म्यू एन आई बाय 2 पाई आर, म्यू एन आई बाय 2 पाई आर। समझ में आ रहा है? I'll take only 5 minutes more, have patience, खत्म करने के लिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा केस। लास्ट वाला है व्हाट इज ए कोएक्सियल केबल। एक बार कभी पुराने सीबीएसई क्वेश्चन में आया है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, 8-10 साल के अंदर आया है। Why we use coaxial cables in case of flat wires? आपको पहले एक्सपीरियंस होगा, जब घर में हमारा एंटीना लगा रहता था, कोई केबल सप्लाई नहीं होता था, घर में बड़े बड़े टीवी आते थे, इतने बड़े बड़े टीवी,
आपके घर में कोई अंकल आया स्कूटर लेके, तो क्या होता था, वो टीवी में झिलमिलाता था कि नहीं, याद है? देखे हो टीवी में स्क्रोलिंग चलेगा, झिलमिलाएगा। शायद तुम लोग पैदा नहीं हुए होंगे, हो गए थे, बहुत जल्दी हो गए, चलो ठीक है। तो इसमें बड़ा बड़ा टीवी था और कोई स्कूटर आया, कोई स्कूटर स्टार्ट किया तो टीवी में क्या है, टर्बुलेंस विल सी, है ना, उसमें स्क्रोलिंग होता था। क्या होता था जब स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जंपिंग ओवर एयर मीडियम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आपका एंटीना जो वेव रिसीव कर रहा है या फिर केबल से जो रिसीव जा रहा है उसके साथ इंटरफेरेंस होता था, वो अफेक्ट करता था उसको, ठीक है। इसलिए टीवी में डिस्टर्बेंसेस दिखते थे। जैसे स्कूटर बंद हो गया तो फिर टीवी क्लियर हो जाता था। अगर नहीं होगा एक्सपीरियंस तो क्या करें, था ऐसे। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, आपके घर में टीवी कैसे सप्लाई आ रहा है बताओ? केबल से आ रहा है। कभी केबल को तोड़े हो टीवी में जोड़ने के लिए? अगर तोड़े होगे तो देखोगे इसके ऊपर एक होता है कॉपर वायर, ऐसा, है ना, और भी लंबा होगा, मैं इतना दिखा रहा हूं क्योंकि यही दिखाना चाहता हूं। इसके ऊपर रहेगा कोई व्हाइट कलर का ऐसा एक इंसुलेशन कवरिंग, उसके ऊपर रहेगा एक कंडक्टिंग वायर का जाली जैसा नेट वाला चीज मिलेगा आपको। वो इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, स्ट्रेंथ देता है, प्लस दिस ऑल्सो बिहेव्स एज ए गो पाथ फॉर करंट, मतलब ऐसे करंट आएगा तो इधर से करंट लौटेगा। आपको अगर जोड़ना है टीवी में कनेक्शन, ये जो जाली सा लगा है इसके ऊपर, इससे एक कनेक्शन देके आपको केबल में जोड़ना पड़ता है। मतलब करंट आएगा, ऐसे सिग्नल करंट टीवी में होते हुए उसको तो क्लोज लूप चाहिए ना जाने के लिए, इधर से वो वापस जाएगा। ये हो गया केबल का अरेंजमेंट। अभी तो आ गया ऑप्टिकल फाइबर, तोड़ के देखोगे तो घास फूस जैसे कुछ दिखेगा, कोई वायर कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं? हाँ, तो चलो ये जो कोएक्सियल केबल है इसको अगर हम इधर से देखेंगे तो कैसे दिखेगा कोएक्सियल केबल? कोएक्सियल केबल कैसे दिखता है? अगर इधर से देखेंगे तो देखेंगे कि ये अंदर का कॉपर वायर है और ये इसके चारों तरफ का एक व्हाइट कलर का इंसुलेशन है और उसके ऊपर एक मेटालिक कवरिंग है जो इसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है और करंट भी कैरी करता है। मतलब ये पूरे अरेंजमेंट में आप देखोगे यही है जहां से करंट आता है और यही है जहां से करंट जाता है, बाकी सब इंसुलेटर से, बाकी सब क्या इंसुलेटर से। ये इंसुलेटर है और उसके चारों तरफ भी एक इंसुलेशन रहता है, ब्लैक कलर का कवर रहता है। आप अक्सर देखे हो मोटे वायर का ब्लैक कलर का कवर। ये हो गया आपका केबल, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे अगर यहाँ पर करंट घुस रहा है तो यहाँ पे करंट निकल रहा है, क्योंकि घुसेगा तो निकलेगा, है कि नहीं? ऐसा होता है। अगर आई करंट जा रहा है तो यहाँ से आई करंट ऐसे आ रहा है। दिस इज जस्ट ए हॉलो सिलेंडर, बिहेव्स एज ए हॉलो सिलेंडर। समझ में आया क्या? ठीक है। अब इतना समझदार हो तो आगे की चीज सोचो। हम जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा केबल में हम पता करना चाहेंगे हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड एनीवेयर, तो ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसके चलते यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये हॉलो सिलेंडर के लिए यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन, ये हॉलो सिलेंडर के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, जबकि इसके लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। बट थिंक अबाउट ए पॉइंट समवेयर हियर। लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर एम्पियर्स लूप ऑफ रेडियस से x, तो b डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 2 pi x, b into 2 pi x। ये समझ में आएगा, b into 2 pi x। ये b into 2 pi x is equal to म्यू टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू। इस लूप के अंदर से क्या करंट जा रहा है? जितना जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, जो कि 0 है। तो इसमें यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आप केबल्स यूज करते हो, कोएक्सियल केबल, तो जिसको देना चाहते हो करंट सिग्नल वही लेगा, उसके बाहर की चीजें अफेक्टेड नहीं होंगे। समझ में? अब स्कूटर आएगा तो इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो किसके साथ झगड़ा करेगा? इंटरफेरेंस का मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो जाते हैं। देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। अभी जब आप घर में केबल कनेक्शन लियो, स्कूटर लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, टीवी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। समझ में आ रहा है? सो क्वेश्चन आता है कि व्हाई कोएक्सियल केबल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? क्योंकि इनके सब कोएक्सियल केबल्स, द इनर कोर कैरीज ए करंट इन वन डायरेक्शन एंड द शीथ, इसको कहते हैं शीथ। शीथ मतलब जो कवर है, ये कवर जो है that carries a current in the outer in the opposite direction. So net current associated with it is 0 and outside the magnetic field there is no
आउटसाइड द केबल देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? तो ये किसी दूसरे के साथ मैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं करता है। जो भी आपको समझ में आया आप लिखिए उसको, मैं लेकिन थोड़ा सा लिखूंगा जितना क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से। इन केस ऑफ ए कोएक्सियल केबल, the inner conductor behaves as go path and outer conductor behaves as return path of current, behaves as return path of current। ये कौन है? return path of current। so B outside is 0। और ऐसे कह सकते हैं, सो I associated with any closed loop C as shown is 0। एक में करंट जा रहा है, दूसरे में वापस आ रहा है। नाउ B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज 0, मतलब B इज 0। आउटसाइड केबल देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो कोई कोएक्सियल केबल के बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अगर केबल यूज करेंगे तो इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि यूजुअल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वेरी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स आना जाना करते रहते हैं। अगर हम ऐसा केबल लेने की बजाय दो वायर वाला वायर ले लेंगे तो एक में करंट जाएगा, एक में करंट आएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक से दूर है दूसरे से पास है, इसके लिए स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके लिए वीकर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। दे विल नॉट कैंसल आउट, कुछ मैग्नेटिक फील्ड बचेगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। मान लो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा है, ट्रांजिस्टर के टांग इसमें आ गया और इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो बेचारा माल फंक्शन करना शुरू कर देगा। सो वी वांट दैट इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कहीं भी तुमको फ्लैट चीजें नहीं मिलेंगे। जहाँ में करंट जाता है उसमें क्या मिलेगा, सब कोएक्सियल केबल्स मिलेंगे, ठीक है। तो यही था कहानी एम्पियर्स लॉ का और आप लोगों को समझ में आ गया। आपको सुन लिए एम्पियर्स लॉ की कहानी और मेरी जुबानी, जो आपको समझ में आया याद रखो उसको। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्योंकि नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द मैग्नेटिक फोर्स। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, फिर देखेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, करंट कैरिंग कंडक्टर, लोरेंत्ज़ लॉ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।